कश्मकश में डूबा एक साधारण व्यक्ति इस शहर में आता है और अपनी पीड़ाओं का समाधान लेके वापस लौट जाता है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि इस शहर में आने वाले हर दूसरे इंसान की है। 3000 साल पुराने इस शहर की नींव कहते हैं स्वयं महादेव ने रची थी और आज भी इस जगह को उतना ही पावन माना जाता है। दान करो पंडित जी, लड़ाई लबड़ी आयो कांची में दान करने की, मैं तो खाने आया हूँ, खिलाया तुमको, क्या खाओगे बोलो। माँ गंगा यहाँ सबके पाप धोती है, तो दूसरी जगह भोलेनाथ के दर्शन से लाखों भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। 80 घाट से ये सफर एक असाधारण ऊर्जा के साथ शुरू होता है और मणिकर्णिका घाट पे आते आते ये शहर हमारे अंदर के गुरूर को, स्वार्थ को, अहंकार को शून्य पे लाके छोड़ देता है। कहीं पढ़ा था और यहाँ के जाना भी, काशी कहो, वाराणसी कहो या बनारस, कई सारे नाम से प्रचलित ये पवित्र स्थान कोई आम शहर जैसा तो बिल्कुल नहीं है। और वो कैसे, ये मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरे 2 साल लगे इस प्लान को अंजाम देने के लिए। यह शायद मैं ही रुका था कि कब काशी से बुलावा आएगा। फाइनली वो डेट फिक्स हुई, 21 जनवरी 2026। थोड़ी बहुत रिसर्च करके मैंने सिर्फ जाने की बुकिंग कर दी। वापस आने की तारीख अभी तय नहीं थी, इसीलिए मैंने रिटर्न की कोई बुकिंग नहीं की थी। एक ज़रूरी बात, इस व्लॉग में मैं आपको सारी इटरनरी, ट्रैवल ऑप्शंस, स्टे, सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। बस वीडियो को स्किप मत करना। सो मेरा सफ़र पुणे से शुरू होने वाला था, वो भी अकेले। जी हाँ, अकेले, क्योंकि दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरे सारे दोस्त वाराणसी हो आए थे, और सौभाग्य की बात यह है कि बहुत अच्छा हुआ मैं अकेले ही गया, क्योंकि ये जगह है ही ऐसी कि खुद को ढूंढने का एक मौका तो ज़रूर देती है, जो मुझे भी मिला। सो पुणे से वाराणसी के लिए डायरेक्ट बस, ट्रेन और फ्लाइट के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने बस को चुना क्योंकि मुझे रायपुर में एक स्टॉप लेके फिर आगे बढ़ना था, बट आप डायरेक्टली बस से भी जा सकते हो। उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अकेले ट्रैवल करना, वो भी बस में, मुश्किल है, क्योंकि सच कहूँ तो बोर होता है। सो खुद के मन को बहलाने के लिए कभी मूवी देखना या गेम खेलना, बस यही ऑप्शंस रहते हैं। शाम को शुरू हुआ ये सफ़र दूसरे दिन सुबह रायपुर में ख़त्म हुआ, और अपना काम निपटा के मैंने वापस रायपुर से आगे वाराणसी के लिए बस ली। पर इस बार बस लग्जरियस नहीं थी। इस नॉन एसी बस में ना ही कंबल की व्यवस्था थी, ना ही चार्जिंग स्लॉट ढंग से चल रहे थे। आधी बंद होने वाली खिड़की से बर्फीली हवा बदन को इतना ज़्यादा चुभ रही थी कि मुझे डबल जैकेट पहनना पड़ा। कैसे तैसे करके ये कठिन सफ़र ख़त्म हुआ दूसरे दिन 7 बजे, यानी 23 जनवरी 2026 को। जब सूरज ने घने फॉग से अपनी किरणें इस शहर पे बिछाई, फिर गौर से देखने के बाद पता चला हम वाराणसी पहुंच चुके थे। बस स्टॉप से रिक्शा करके मैं सीधा पहुंचा केदार घाट के पास, ताकि रूम मुझे रीजनेबल रेट में मिले। स्टे ऑप्शन की यहाँ कोई कमी नहीं है। मुझे 1200 रुपये पर डे के हिसाब से बहुत अच्छा रूम मिला, जो केदार घाट से बस 300 मीटर की दूरी पर था। और भी कुछ स्टे ऑप्शंस की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। अगर आपका बजट अच्छा हो, लाइक 2000-3000 पर नाइट, तो आप घाट के नज़दीक भी रूम ले सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको डिटेल आइटनरी विद सीक्वेंस, बेस्ट टाइम टू विजिट और बजट चाहिए, तो कमेंट में आइटनरी लिख देना, मैं आपको PDF भेज दूंगा। क्योंकि इस व्लॉग में मैंने आइटनरी फॉलो नहीं की, बट बेहतर यही होगा कि आप वाराणसी को एक सीक्वेंस में देखो। फाइनली गर्म पानी से सुकून से नहा के और अपनी उत्सुकता को नाराज ना करके, बिना कोई वक्त ज़ाया करके मैं निकल पड़ा बनारस की सड़कों पे।
रूम से निकल के मैं सीधा केदार घाट की तरफ चला, जो सबसे नज़दीक था। वहाँ से मेरा प्लान था कि राजा हरिश्चंद्र घाट, चेत सिंह घाट, तुलसी घाट से होते हुए मैं पहुँचूंगा अस्सी घाट पे। माँ गंगा की पहली झलक से आंखों को ठंडक मिली। मन किया जाके उसे गले लगा लूँ, उसमें गोते लगा के उसी में कुछ पल के लिए समा जाऊँ। किस्मत से घाटों पे भीड़ कम थी और सुबह 10 बजे की कोमल ठंडी और सूरज की हल्की गर्म किरणों का एक अच्छा समतोल बना हुआ था। हनुमान घाट पे बैठ के मैंने वहाँ थोड़ा समय बिताया। इस शहर का जिक्र ऋग्वेद और महाभारत जैसे पुराणों में मौजूद है। उस युग से इसे काशी कहा जाता है, जो संस्कृत के काश इस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चमकना। काशी को इसीलिए सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। आगे चल के इसका नाम वाराणसी भी हुआ, क्योंकि यह 2 नदियां गंगा से आके मिलती है। एक वरना, जो उत्तर काशी में आज भी बहती है, और दक्षिण में अस्सी घाट के पास अस्सी नदी, जिसकी छोटी सी धारा आपको आज भी देखने मिलेगी। दोनों नदियों का नाम वरना और अस्सी मिलके बना वाराणसी, जो ऑफिशियली एक्सेप्टेड नाम भी है इस शहर का। आगे चल के जब परप्रांतियों का यहाँ आगमन हुआ, उसी के साथ साथ व्यापारी यहाँ आए और वाराणसी को धीरे धीरे बनारसी बोलने लगे, और यही नाम प्रख्यात हुआ बनारस के रूप में। वाराणसी के बाद बनारस नाम ही सबसे ज्यादा आज अपनाया जाता है। इसका निष्कर्ष ये है कि काशी, वाराणसी और बनारस ये एक ही शहर के नाम हैं। चलते चलते इन घाटों पे विविधता के दर्शन हो रहे थे। अलग अलग प्रांत से आए लोग दिखाई पड़ रहे थे, और न जाने कितनी अलग अलग भाषाएं कान पे पड़ रही थी। हर घाट की एक अपनी आवाज़ थी। कहीं भजनों की धुन थी तो कहीं डीजे बज रहे थे, कहीं साधुओं की पूजा की धुन थी तो कहीं मंदिरों से आती घंटियों की आवाज़। पर इन सब में एक आवाज़ आपको हर घाट पे सुनाई पड़ेगी, और वो है गंगा की लहरों की घाटों पे टकराने की आवाज़। पर इसे शांति से सुनना होगा। ये गंगा इन घाटों का साथ कभी नहीं छोड़ती। सूरज सर पे आ चुका था। लोग नाव की सैर करते हुए हर जगह दिखाई पड़ रहे थे। देखते देखते मैं 80 घाट तक पहुंच चुका था। वही घाट जो वाराणसी का सबसे फेमस घाट है। यह गंगा आरती सुबह 5:30 बजे और शाम को 6 बजे होती है। बेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि अगर सुबह की आरती देखनी हो तो 80 घाट की देखना। उगते सूरज के साथ सुबह बनारस का कार्यक्रम, यानी वैदिक मंत्रोच्चार, योगा सेशन और शंखनाद को सुन के आपकी दिन की शुरुआत बेहतर हो सकती है। 80 घाट से बनारस की असली शुरुआत होती है। यहाँ भीड़ इसीलिए ज़्यादा देखने मिलेगी, और बाकी घाट की तुलना में यहाँ रहना थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, पर घाट पे सब कुछ मुफ्त है। बाहर आके 80 घाट के पास ही के कैफ़े से पूरी सब्जी की खुशबू ने मुझे आकर्षित किया। वैसे भूख भी तेज़ लगी थी, सो मैंने वहाँ पूरी सब्जी मंगाई। किसी नई जगह पे जाके हमें अपने घर जैसा स्वाद मिले यह रेयर ही है, बट यहाँ वैसे नहीं था। स्वाद लाजवाब था, और चाय तो उससे भी बढ़िया थी। फिर से घाटों का आनंद लेते लेते मैं केदार घाट की तरफ चलता रहा। गंगा में डुबकी लगाते लोग, कुल्हड़ की चाय का आनंद लेते लोग, साधुओं के सामने बैठे अपनी पीड़ाओं का समाधान मांगते लोग, कलाकार के चित्र खरीदते लोग, और गंगा किनारी घाटों की शांति ग्रहण करते बैठे लोग। यहाँ की चहल पहल में शोर नहीं था, जैसे मानो गंगा यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को सोख रही हो। अस्सी घाट से लौटकर मैं वापस केदार घाट आ चुका था,
और यहाँ से वापस पैदल ही मैंने तय किया कि मैं श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाऊँगा। दोपहर होने को थी। मैंने जानबूझकर घाटों वाला रास्ता चुना क्योंकि मुझे बनारस की प्रसिद्ध गलियों को देखना था। बनारस की गलियों में सिर्फ मकान नहीं थे, यहाँ पूरा विश्व था। ये विश्व बड़ा ही रंगीन था और भगवान के प्रति अदब और आस्था से महक रहा था। गलियाँ इतनी छोटी कि 2 लोग गुजरे तो टेढ़े होकर निकलना पड़े, पर इसके हर चौराहे पे मंदिर बने हैं। हर गली के दीवारों पे देवों के चित्र बने हैं। भले ही आकार में छोटी हो, पर यहाँ बड़े बड़े व्यापार फल फूल रहे थे। बनारसी साड़ी की दुकानें, चाट की दुकानें, ज्वेलरी, पूजा का सामान और बहुत कुछ था यहाँ। अजब बात है कि इन गलियों में भी गाड़ियों का आना जाना चालू था। एक दोस्त से काशी चाट भंडार के बारे में सुना था, तो सोचा मंदिर जाने से पहले वहाँ होके आओ। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ की भीड़ देख के रुकने का मन नहीं हुआ और वक्त की भी कमी थी। बट आपके पास वक्त हो तो ज़रूर रुकना। यहाँ चाट की प्राइस केवल 50 रुपये से शुरू होती है और ये चाट भंडार पूरे बनारस में फेमस है। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहले ही देर हो चुकी थी, बट वहाँ लंबा समय लगने वाला है ये मुझे मालूम था। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं कुछ तो खा के ही जाऊँगा। नज़दीक की गली में मुझे ये रत्न मिला। जी हाँ, रत्न। इसीलिए क्योंकि यहाँ का स्वाद लाजवाब था। मैंने यहाँ दही बड़ा ऑर्डर किया और बस कुछ पल में ही 2 बड़े बड़े दही में तैरते मेरे सामने ला के रख दिए गए। भीड़ ज़्यादा थी क्योंकि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के नज़दीक आ चुका था। जब आप वाराणसी में घूम रहे हो तो याद रखना अपने पास कुछ कैश ज़रूर रखना, क्योंकि यहाँ कई जगहों पे, स्पेशली छोटे दुकानों पे, रिक्शा वालों के पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। कुछ ही देर में आगे बढ़ के मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए चला गया। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसका अपना एक लंबा इतिहास भी है। मंदिर का असली नाम आदि विश्वेश्वर हुआ करता था। जब अफगानी शासक मोहम्मद अफ गौर ने 1175 के आसपास हिंदुस्तान पे हमला किया, तब कई मंदिरों के साथ काशी के इस मंदिर को भी तोड़ दिया था। इसे फिर से बांधने के लिए मानसिंह वन और तोदरमाल आगे आए, जिन्होंने 1585 में इस मंदिर को मुगल सरदार अकबर के शासन के दौरान बनाया। आगे चल के जब दिल्ली की राजगद्दी औरंगजेब के पास गई, तब उसने 1669 में वापस काशी के मंदिर पे हमला करके उसे तबाह किया और उसी जगह 1678 में ज्ञानवापी दरगाह को बनाया। पर श्रद्धालु बचे हुए काशी मंदिर के अवशेष पे आते रहे और शिवजी की पूजा अर्चना करते रहे। फिर एंट्री हुई मराठा साम्राज्य की रानी अहिल्या देवी होळकर की, जिन्होंने इस मंदिर का पुनर्वसन 1780 में किया। ये असलियत में किसकी जगह है, इस बात को लेके 2 धर्मों में लंबे समय तक बहस चलती रही। फाइनली 2021 में इस मंदिर को सही तरह से मान्यता मिली और इसका रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। इतना ही नहीं, मंदिर के परिसर में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की स्थापना की गई, जो मंदिर को सीधे गंगा से जोड़ता है। काशी के मंदिर में जाने के बाद एक तीव्र ऊर्जा का भास होता है, जैसे महादेव खुद वहाँ वास करते हो, जैसे कोई बहुत शक्तिशाली ऊर्जा यह मंदिर में स्थित हो। पर आस्था के इस केंद्र बिंदु ने इतिहास में कितनी तकलीफें सही है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। मंदिर से निकल कर मैं रूम पे जाता हूँ और फ्रेश होके चलता हूँ गंगा आरती को देखने। वही आरती जिसे कुछ सालों से सोशल मीडिया पे देख के मन ही मन में प्रसन्न हुआ करता था। आज खुद अपनी आंखों से उसे देखना था। उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर थी। मुझे लेट हुआ, इसलिए मैंने रिक्शा की, जिसके चार्ज बस 30 रुपीज़ थे और इसी रेंज में 30 से 50 में आपको यहाँ घूमने के लिए रिक्शा मिल जाती है। मैं जब दशाश्वमेध घाट पे पहुँचा तो आरती की तैयारी शुरू थी। अगर आपको एक अच्छी सीट की उम्मीद है
ताकि आप आरती पास से देख सको तो आपको 5 बजे ही आके रुकना पड़ेगा, और अगर चेयर पे आके बैठना है तो दोपहर के 12-1 बजे ही आके रुकना पड़ेगा। लेट पहुंचकर भी मुझे एक अच्छी जगह मिल गई थी। यहाँ कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, जो आप दिल से दोगे उसे ही स्वीकारा जाता है। गंगा आरती के टाइमिंग्स चेंज होते रहते हैं, इसीलिए पॉज करके आप इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना। शाम ढल रही थी और भीड़ के बढ़ने की वजह से कोई अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता था, ताकि कोई और उनकी जगह ना ले ले। आप चाहो तो आप नाव में बैठ के भी गंगा आरती देख सकते हो, जिसके चार्जेस बस 100 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ कोई प्री बुकिंग की नीड नहीं है, भीड़ के होते हुए भी नाव इजीली अवेलेबल हो जाती है। शाम के 6:15 बजे उस घड़ी का आगमन हुआ जिसका मुझे इंतज़ार था। सूरज की रोशनी भले ही कम हुई हो, पर गंगा आरती से निकलने वाली रोशनी ने पूरे घाट को जगमगा दिया था। जैसी आरती शुरू हुई, लोगों ने तालियों का ताल पकड़ के गायकों का साथ दिया, डमरू बजने लगे, भीड़ में चहल पहल हुई, और फिर जो वहाँ माहौल बना उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बस इसे महसूस करो। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तुमने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तुमने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। गंगा आरती के बाद सभी भक्तालुओं ने आरती के मंडप के पास भीड़ कर दी, और बुझे हुए दिए से तिलक लगाने का अवसर मैंने भी नहीं छोड़ा। ठंडी अभी कोमल थी। गंगा से आने वाली नाव की और ठंडी हवा की आवाज़ मंत्रमुग्ध करने वाली थी। ऐसे माहौल को चार चांद लगाने के लिए मैंने ली कुल्हड़ की चाय, और बस उसके जायके से मानो पूरा बनारस मेरे गले से होके दिल में उतर गया। दशाश्वमेध से मणिकर्णिका घाट बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पहुँच के मेरा वाराणसी का घाटों का सफ़र पूरा होने वाला था। मणिकर्णिका से आगे नमो घाट भी देखने लायक है। अगर आपके पास वक्त हो तो वहाँ भी ज़रूर जाके आना। घाटों से आगे चलते चलते मैंने देखा हर घाट पर कुछ न कुछ कार्यक्रम हो रहा था। कई छोटी बच्चियाँ भरतनाट्यम परफॉर्म कर रही थी, जिसे देखने बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई थी। दूसरी तरफ ललिता घाट की जगमगाहट देखने में लोग व्यस्त थे, तो कहीं नग्न साधु जिंदगी का ज्ञान बांट रहे थे। इतना सब कुछ इकट्ठा करने के लिए दिमाग भी वक्त मांग रहा था, पर दिल की उत्सुकता के आगे उसकी एक न चली। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ललित घाट पर ही बना है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। एक भव्य कॉरिडोर जहाँ काशी के बारे में जानकारी दी गई है, और जहाँ खड़े होके पश्चिम में आता है काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर, और उत्तर की तरफ आता है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट पर पहुंचते ही लकड़ियों का ढेर नजर पड़ा, और फिर आग की लपटें, जिसमें से निकलता धुआं सीधे गंगा की तरफ बढ़ रहा था। जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ तक बस शव को अग्नि भस्म कर रही थी और मृत इंसानों को मोक्ष बांट रही थी। कुछ इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ यहाँ आने से पहले। टिप नंबर 1, मणिकर्णिका घाट कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है।
यहाँ के दृश्य मन को विचलित भी कर सकते हैं और यहाँ की एनर्जी का असर आपके शरीर के ऊपर भी पड़ सकता है। अगर कमज़ोर दिल के हो तो यहाँ मत आना, बेहतर है कि आप इसे दूर से ही देख के चले जाना। टिप नंबर 2, यहाँ से जाने के बाद स्नान करना मत भूलना। यह खड़े खड़े मेरी आंखों के सामने मणिकर्णिका का वो वरदान मुझे याद आया जो उसे खुद शिवजी से मिला था। वैसे कहानियाँ कई सारी हैं, उसमें से 2 मैं आपको बताऊंगा। माना जाता है वैसे पूरे काशी को ही महाशमशान कहा गया है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ शरीर और कर्म दोनों अग्नि में भस्म हो जाते हैं और आत्मा कायम स्वरूप के लिए इस पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से विलुप्त हो जाती है। जब राजा दक्ष, जो कि ब्रह्म के पुत्र थे, उन्होंने एक यज्ञ किया और उसके दौरान शिवजी का अपमान किया। क्रोध में आके माँ सती, जिन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है, उन्होंने खुद को उसी अग्नि में झोंक दिया। शिवजी से ये देखा नहीं गया और उन्होंने माँ सती के जलते हुए शरीर को हिमालय लेके जाने का तय किया। पर विष्णु जी से शिवजी की ये दशा देखी नहीं गई, जिसके चलते उन्होंने माँ सती के शरीर पर सुदर्शन चक्र चला के उनके शरीर के 51 टुकड़े किए। ये टुकड़े हिंदुस्तान में कई जगहों पे बिखर गए, जिन्हें आगे चल के 51 शक्तिपीठ कहा गया। जहाँ माँ सती के कान का मणि गिरा, उसी जगह को मणिकर्णिका कहा गया, जिसका संस्कृत अर्थ ये होता है कि मणि यानी गहना और कर्ण यानी कान। दूसरी कहानी ये प्रचलित है कि जब शिव पार्वती यहाँ आए थे तो यहाँ के डोम समाज के एक व्यक्ति ने माँ पार्वती के कान से मणि चुराने का अपराध किया, जिसके चलते उन्हें श्राप मिला कि यह चिताएं हमेशा जलती रहेगी। बट हमारे शिवजी ठहरे भोलेनाथ, उन्हें डोम समाज की पीड़ा देखी नहीं गई, तो उन्होंने इसी श्राप को वरदान में बदल दिया और कहा कि डोम समाज की दी गई अग्नि ही मृत इंसानों को मोक्ष दिला सकती है, यह खुद यमदेव की भी नहीं चलेगी। मणिकर्णिका में भस्म होने के बाद आत्मा को मोक्ष मिलेगा, यानी आत्मा की पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। आज भी ये डोम समाज यहाँ आने वाले शवों को अग्नि देता है और मणिकर्णिका की आग हजारों सालों से बुझी नहीं है। कहानियाँ कई हैं, कहानियों में परिवर्तन कई सारे हैं, पर जो ये जगह सिखाती है उसे भूलना नहीं कि जिंदगी में चाहे किसी भी मुकाम तक पहुंच जाओ, अंत सबका एक ही है और आखिर में सबको यही आना है। घाट पर कुछ समय बिताकर मैं वापस अपने रूम पे निकल जाता हूँ, समाधान की गहरी नींद सोने के लिए। आज शनिवार था, बनारस में भीड़ बढ़ गई थी और आज मैंने श्री काल भैरवनाथ के दर्शन लेने का तय किया था। सुबह सुबह आलू चाट से शुरुआत हुई और फिर सामना हुआ ऐसी भीड़ का जिसे देख के ये ख्याल आया कि आज काल भैरव के दर्शन होने वाले हैं नहीं, पर मेरी आस्था इस भीड़ से कई गुना शक्तिशाली थी। मैंने तय किया कि आज चाहे आधा दिन ही क्यों ना लगे, पर दर्शन करके ही जाऊँगा। काशी विश्वनाथ की तरह यहाँ भी सेम प्रोसेस है। लॉकर फ्री है, बस कुछ खरीदने पर। मैंने भी पूजा की थाली ली जो मुझे पड़ी 150 रुपीज़ में। यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जा सकते हो और कैमरा भी। इन गलियों में मंदिर कहाँ है ये तक मालूम नहीं पड़ रहा था। फिर कुछ महाशयों की बातों से ये पता चला कि लाइन कहाँ से है, मंदिर की दिशा कौन सी है और वक्त कितना लगेगा। काल भैरव के दर्शन के लिए भीड़ हमेशा ही होती है, बस रात में और वीकडेज पे भीड़ कम मिलने के चांसेस है। मंदिर के आरती के टाइमिंग्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। बेहद पतली गलियों में जहाँ लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, वहाँ गाड़ियाँ चलाई जा रही थी। कई समय तक लाइन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और लोगों का गुस्सा बरस रहा था लाइन तोड़ने वाले लोगों पर, गाड़ियाँ घुसाने वाले लोगों पर और सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट पर।
ये बात तो सही है कि मैनेजमेंट की कमी महसूस हुई। लोग कभी 2 लाइन बनाते तो कभी 3। कभी मैनेजमेंट में से कोई आके लोगों को दूसरी लाइन बनाने बोलता, तो कभी कोई और आके उसी लाइन के लोगों को पीछे जाने बोलता। एक दफ़ा तो ये तक कह दिया गया कि भीड़ की वजह से आज दर्शन होने वाले ही नहीं है। पर मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आस्था ज़्यादा शक्तिशाली है और किसी भी चैलेंज से। लोग ढीठ की तरह रुके रहे, 2 कदम भी आगे बढ़ते तो सुकून मिलता। कुछ इस तरह 2.5 घंटे बाद हम मंदिर के द्वार पर पहुंचे और मन को तसल्ली हुई कि बस एक पल के लिए सही भैरवनाथ जी के दर्शन तो मिल ही जाएंगे। क्या मिलता है रुपये में? वो भी 1 रुपया सिक्का छोटा था, कोई लेना। दान करो पंडित जी, कुछ खाए, लड़ाई लबड़ी। आयो कांची में दान करने की, यहाँ तो कुछ खाने आए हो, खिलाए तुमको। और फिर हम पहुंचे भैरव बाबा के दरबार में। काल भैरव के दर्शन करके मैं सीधा निकल गया मणिकर्णिका घाट पे, क्योंकि वहाँ से मुझे बोट लेके 80 घाट जाना था। बनारस की गलियों की खूबसूरती निहारते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। यह हर जगह देवी का उत्सव मनाया जा रहा था, इसलिए जगह जगह पे प्रसाद बांटा जा रहा था। मुझे भी एक कटोरी बूंदी हाथ में थमाई गई और उसी का आनंद लेते लेते मैं पहुंच गया था घाट पे। यहाँ के पता चला कि 80 घाट को जाने वाली नाव अभी इतनी लेट नहीं मिलती, तो मैं थोड़ा आगे चलते चलते दशाश्वमेध तक पहुँच गया और मैंने वहाँ पे शेयरिंग राउंड ट्रिप बोट ली, जो आपको मणिकर्णिका से लेके हरिश्चंद्र घाट तक घुमाएगी और वापस आके उसी घाट पे छोड़ देगी जहाँ आप बैठे थे। और इसके चार्जेस सिर्फ 100 रुपीज़ है। नाव में बैठकर देखा तो वाराणसी के घाट बेहद हसीन लग रहे थे। इस घड़ी तक ये समझ आया था कि बनारस बस घाटों का शहर नहीं है, यहाँ इतनी विविधता है, भक्ति है, इस भीड़ में भी इतनी शांति है कि तमाम लोगों में बैठकर भी आप एकांत का अनुभव कर सकते हो। यहाँ आप कितनी भी आकांक्षाओं के साथ आओ, ख्वाबों के साथ आओ, परेशानियों के साथ आओ, ये शहर आपके हर चीज़ की पूर्ति करेगा, आपको हौसला देगा, किंतु एक कड़वी सीख भी देगा कि हर चीज़ का अंत शून्य है। इसीलिए ज़िंदगी में सपनों के पीछे भागना ज़रूर, उन्हें पूरा करना भी ज़रूर, पर जितना मिला है उसमें खुश रहना। ज़्यादा के चक्कर में सब खोने से अच्छा है ज़रूरत जितना पाके मोक्ष लेना। ख्याल से बाहर आया तो देखा कि हमारी नाव एक बीच पे आ चुकी थी। यह है वाराणसी बीच, जहाँ बोट अगले 1 घंटे के लिए रुकने वाली। यहाँ लोगों को स्नान कराने के लिए रुकाया जाता है, बट मैंने ये नहीं किया। ऊंटों की सवारी का आनंद लिया जा सकता है और यहाँ की रेत सच में समुद्र के बीच की तरह सफ़ेद और मुलायम है। ध्यान से सुनिए, जो भी स्नान करेंगे कमर पानी में जाएंगे, ज्यादा गहरे पानी में नहीं जाएंगे। अब पूरे उठ पे जो भी जाएंगे तो पैसे का बात करके जाएंगे, बाद में बहुत। मैंने भैया को मैगी बनाने के लिए कहा। सोचा देखते हैं मैगी खाते खाते बनारस कैसा दिखता है। अब नाव वापस के लिए निकल गई थी और फाइनली मुझे नाव की चोटी पर बैठने का मौका भी मिल गया। कुछ मिनटों बाद ही नाव वापस घाट पे पहुंच गई। बनारस की दोपहर थी वह, पर लग नहीं रही थी क्योंकि बादलों ने सूरज को छुपा दिया था और वही कोमल ठंडी गर्मी से फुर्सत दिला रही थी।
मैं रूम की तरफ गया क्योंकि अब सामान रख के मैं निकलने वाला था गंगा स्नान के लिए। मैंने हनुमान घाट स्नान के लिए चुना क्योंकि वो साफ भी था और भीड़ भी नहीं थी। गंगा में डुबकी लगा के सारे पाप धुलाने का सौभाग्य मैंने भी लिया। मन में हर हर गंगे का जप करके और माँ गंगा को नमन करके मैं वहाँ से चल दिया। लौटते वक्त इन रंग बिरंगी मिठाइयों ने मेरा ध्यान खींच लिया। फिर बिना कुछ सोचे मनपसंद रंग की मिठाई का स्वाद चखा और वाराणसी की मिठास जुबान पे कुछ यूं ठहर गई कि बस मज़ा आ गया। शाम ढलने के लिए कुछ ही समय बचा था। जैसे जैसे घर वापस जाने का समय पास आ रहा था वैसे वैसे ये बनारस और करीब बुला रहा था। स्नान करने के बाद एक आखिरी बार मैं घाट पर आया, तब बस शांति से बैठने का मन हुआ। महज 2 दिन बिताए थे यहाँ पर और ये शहर दिल दिमाग में घर कर गया। गंगा के ये घाट, मंदिरों का वो घंटा नाद, आरती संग बजते लोगों के वो ताल, हर चीज़ आंखों के सामने दिखाई पड़ रही थी और कानों में सुनाई भी दे रही थी। एक आखिरी बार माँ गंगा जी को भर के देखा और आशीर्वाद लेके वापस आने का वादा भी किया, क्योंकि याद है ना, वापस लौटकर यहीं पर आना है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।